गुड इवनिंग एवरीवन। आज का लाइव सेशन स्टार्ट हो चुका है। तो आज जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, संघ राज्य क्षेत्र और नागरिकता, इसके लगभग 100 प्रश्न हम बनाएंगे और इसमें हम पूरा कवर करेंगे। आज का क्लास आपके लिए स्पेशल इसलिए रहने वाला है क्योंकि जो राज्यों का गठन हुआ था, कौन सा राज्य कब बना, ये बिल्कुल मैं आज आपको ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा, क्योंकि मेरे नोट्स भी इसमें आपको स्क्रीन पर दिखेंगे और किस तरह से मैंने नोट्स बनाया है और किस तरह से उसको याद किया जाता है। जैसे आपको एग्जाम में पूछ लेगा कि बताइए हिमाचल प्रदेश कब बना, सिक्किम राज्य का गठन कब हुआ, तो ये सारे क्वेश्चन जो है आज हमारे कवर होने वाले हैं। साथ में नागरिकता से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो भी कवर होंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आज के इस लाइव सेशन में। और आज जान रहे हैं नवरात्रि का अंतिम दिन है और ऑफर का भी आज अंतिम दिन है भाई। ठीक है, आज ऑफर एंड हो जाएगा। कल आप मैसेज करेंगे या कॉल पे भी बात होगी तो कल वो ऑफर नहीं मिल पाएगा जो 199 में आप कोई भी कोर्स आपको मिल जा रहा है और 49 में कोई भी टेस्ट सीरीज मिल जाता है। तो चलो सबके सब लाइव है। ठीक है, चालू करते हैं क्लास। संघ राज्य से क्षेत्र है ना, भारत राज्यों का एक संघ होगा, ये संविधान के भाग 1 में बताया गया है और नागरिकता जो है वो भाग 2 में बताया गया है। भाग 1 और भाग 2 से मिलाकर 100 प्रश्न बनते हैं। ठीक है, मतलब सिर्फ इस टॉपिक को पढ़ा दूं तो कम हो जाएंगे क्वेश्चन थोड़ा, तो इसलिए दोनों टॉपिक को हम मिलाकर पढ़ेंगे और मिक्स क्वेश्चन पढ़ेंगे ताकि हमारी तैयारी कितनी वो हमको पता चल सके। चलिए, भारत के संविधान के किस भाग में नागरिकता के विवरण या प्रावधान दिए गए हैं? तो मैंने आपको बताया भारत के संविधान के भाग 2 में नागरिकता का जो प्रावधान है ये दिया हुआ है। ठीक है, चलो तो यहां पर हम बात करेंगे किसकी? भाग 2 नागरिकता की। ठीक है, भाग 2 नागरिकता जो है इससे संबंधित हम फैक्ट पॉइंट हमको देखना है। तो देखो, क्वेश्चन ये पूछा था कि नागरिकता का संबंध किस भाग से है, तो भाग 2 से है। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि बताइए नागरिकता में कितने अनुच्छेद हैं, कौन कौन से अनुच्छेद हैं। ठीक है, तो नागरिकता में है टोटल आर्टिकल जो है 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, टोटल 7 आर्टिकल है। ठीक है, तो आर्टिकल या अनुच्छेद 5 से 11 ये नागरिकता को दिखाता है। ठीक है, इस आर्टिकल 5 से 11 में नागरिकता के संबंध में बताया गया है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में नागरिकता कब लागू हुआ? तो आप जानते हो कि नागरिकता जो है, ऐसे तो संविधान जो है पूरी तरह से 1950 में लागू हुआ था, लेकिन यह आंसर गलत हो जाएगा। कारण इसका यह है कि नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान है वो संविधान लागू होने से पहले ही लागू हो गए थे। कब लागू हो गए थे भाई? तो जब संविधान हमारा पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, जब संविधान पूर्ण रूप से क्या है, 21 साल 8 महीने हैं, डेट ऑफ बर्थ से डिसाइड होता है। जहां तक मेरे को लग रहा है ना, आप जनवरी के इस तरफ वाले हो कि पीछे वाले हो, इससे इस पे डिपेंड करेगा। बताए, अगर जनवरी के इधर वाले हो गए तो बिल्कुल आपको एग्जाम में बैठने का मौका बिल्कुल मिलेगा, और इस तरफ वाले हो गए, पीछे वाले हो गए तो शायद ही मौका मिल पाएगा। तो अगर आपका 1 जनवरी 2025 तक अगर 21 साल नहीं हो रहा है तो फिर आप आबकारी आरक्षक की तैयारी कीजिए। ठीक है, अगर 1 जनवरी 2025 तक आपका 21 साल हो रहा है या नहीं, 1 जनवरी को भी पैदा हुए कोई दिक्कत नहीं है, उस दिन भी अगर 21 साल पूर्ण रहा है तो आप एग्जाम दे सकोगे एडीओ का, और उसके पहले वाले। ठीक है, मतलब 21 साल अगर नहीं हो रहा होगा 1 जनवरी 2025 के बाद वाले, मान लो फरवरी 2025 में आपका 21 साल हो रहा है, नहीं दे पाओगे। ठीक है, 1 जनवरी 2025 के बाद अगर काउंटिंग में आ रहा है 21 साल तो नहीं दे पाओगे, पहले का है तो दे सकते हो। ठीक है, क्लियर? चलो, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए थे? तो आपको पता है कि 26 नवंबर 1949 को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। किसके रूप में मनाते हैं? संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। और इस दिन टोटल 4, याद रखेंगे, टोटल 4 प्रावधान लागू हो गए थे। पहला सिटीजनशिप मतलब नागरिकता, पहला है सिटीजनशिप मतलब नागरिकता। दूसरा है अंतरिम पार्लियामेंट, है ना, अंतरिम संसद, अंतरिम संसद। तीसरा है टेम्परेरी
प्रोविजंस मतलब अस्थायी उपबंध, ठीक है। और चौथा है इलेक्शन, इलेक्शन मतलब चुनाव। तो ये 4 प्रावधान लागू हो गए थे। तो इसलिए पूछा है, अगर पूछा है नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए थे, आपको एग्जाम में आंसर लेना होगा 1949। आपको पूछेगा अस्थायी उपबंध कब लागू हुए थे, 1949, ठीक है। आपको पूछेगा अंतरिम संसद कब लागू हुआ था, तो 1949। और इलेक्शन चुनाव जो है ये कब लागू हुए थे, तो 1949 में ही लागू कर दिया गया था, ठीक है। ये अगले प्रश्न की ओर चले तो 1949 क्यों आंसर लेंगे, समझ में आ गया। चलो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित हैं, तो ये संबंधित है भारत की नागरिकता से। ये किससे संबंधित है भाई, तो भारत की नागरिकता से संबंधित है। चलो, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन है, तो किसको नागरिकता देना है, किसको नागरिकता किससे छीन लेना है, ये आप देखते हो न्यूज में भी रहता है, क्योंकि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आया था, है ना, अमेंडमेंट एक्ट हो गया वो तो, वैसे नागरिकता संशोधन अधिनियम, तो उस समय भी काफी चर्चे में था। तो उस समय समझ में आ गया होगा आपको कि ये अधिकार किसके पास है, तो ये अधिकार संसद के पास है, ठीक है। ये अधिकार किसके पास है भाई, तो ये अधिकार जो है ये संसद के पास है, ठीक है। चलो, ये अधिकार किसके पास है, तो ये अधिकार संसद के पास है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। आप लोगों के भी आंसर सही है। नेक्स्ट, भारत का संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है, दोहरी नागरिकता प्रदान करता है, नागरिकता से संबंधित कोई प्रावधान नहीं है, या बहुल नागरिकता प्रदान करता है। तो आप जानते हो, हम मान लो हम छत्तीसगढ़ से हैं, है ना, छत्तीसगढ़ से मानना क्या है, हम छत्तीसगढ़ से हैं, तो हम छत्तीसगढ़ के नागरिक हैं क्या, नहीं, हम छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। नागरिक हम कहां के हैं भाई, तो नागरिक हम भारत के हैं। तो बोलते हैं ना, छत्तीसगढ़ का निवास प्रमाण पत्र चाहिए, लेकिन अगर नागरिकता आपको दिखाना हो तो आप कौन सा नागरिकता दिखाते हो, भारत सरकार का दिखाते हो, ठीक है। तो नागरिकता हम भारत के हैं, नागरिक हम भारत के हैं, और नागरिक हम किसके हैं, भारत के हैं, निवासी हम छत्तीसगढ़ के हैं, ठीक है। तो ये आएगा आंसर ऑप्शन एकल नागरिकता, ठीक है। बता तो दिए हैं कि जो रिकॉर्डेड वीडियोस है ना, उसमें क्वालिटी कम करने वाला ऑप्शन 1-2 दिन में रिफ्लेक्ट होने लगेगा, ठीक है। 1-2 दिन में 320 और 480 वाले में करवा दिया हूँ, 720 चल रहा था, तो 320 और 480 वाले में करवा दिया हूँ। दोनों में से जो ऑप्शन आपको क्लिक करना होगा वो क्लिक करके आप क्या कर सकोगे, रिकॉर्डेड वीडियो को डाउनलोड कर सकोगे, ठीक है। तो वो करवा दिया हूँ। आप अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल अनइंस्टॉल करते रहिए डेली, एक दिन में हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। आज संडे हो गया, इस कारण नहीं हो पाई, है ना। मेरे ख्याल से कल से हो जाएगा, बताएं, क्योंकि संडे जान रहे हो टीम छुट्टी पे रहती है, ठीक है। तो मैंने सैटरडे को ही बोल दिया था, बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया था, तो मैंने सैटरडे को बोल दिया था, लेकिन आज संडे हो गया, इस कारण आज नहीं हो पाया होगा। उन्होंने मेरे से 2 दिन बोला है ना, टीम ने जो है 2 दिन का टाइम लिया है मेरे से कि 2 दिन में करके दे देंगे। तो आज संडे हो गया तो बोल सकते हैं मंडे से हो जाएगा, ठीक है। तो कोई समस्या वाली बात नहीं है यहाँ पे। चल, तो ये हो गया आपका एकल नागरिकता। भारत जो है आपको एकल नागरिकता प्रदान करता है। अगला, भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले व्यक्ति को न्यूनतम कितने समय तक भारत में रहना अनिवार्य है। मतलब कोई भी व्यक्ति है वो नागरिकता के लिए अगर आवेदन कर रहा है, ठीक है, तो उसको कितने समय तक भारत में रहना अनिवार्य है भाई, ठीक है, कितने समय तक भारत में रहना अनिवार्य है। चलो, तो अभी जान रहे हो नागरिकता संशोधन अधिनियम आया था, ठीक है। और नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत क्या कर दिया गया था भाई, इसको घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था, ठीक है। तो 5 वर्ष कर दिया गया था, इसीलिए आंसर आप लोगे 5 वर्ष, ठीक है। 5 वर्ष कर दिया गया था, इसीलिए आंसर क्या लोगे आप, 5 वर्ष, ठीक है। 6 का डी 10 वर्ष नहीं, 5 वर्ष, हाँ, जितने लोग 5 वर्ष बता रहे हो बिल्कुल सही। भारत में नागरिकता प्राप्त करने का नियम कौन बनाता है ना, मतलब आपको नागरिकता चाहिए
तो इसका नियम कौन बनाएगा? तो आप जानते हो इसका नियम बनाने वाली जो निकाय है वो कौन सी है भाई? तो इसका नियम बनाने वाली जो निकाय है वो संसद है। लेकिन वो अधिनियम, वो नियम तब पास होता है जब उस पर राष्ट्रपति का साइन हो जाए। तो यहाँ पे नियम बनाने के लिए जो संसद की जरूरत है, संसद आंसर लेने के लिए आप ढूंढ रहे होगे, लेकिन इसमें है ही नहीं, तो क्या करें? तो सीधी सी बात है, संसद जो है किससे मिलकर बनता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा राज्यसभा में पास होने के बाद राष्ट्रपति का सिग्नेचर होना जरूरी है। तो क्लियर कट आप यहां पे आंसर ले सकते हो राष्ट्रपति। क्लियर है मामला? यहां पर आंसर क्या ले सकते हो भाई आप? राष्ट्रपति आंसर ले सकते हो। नेक्स्ट, भारत में नागरिकता के निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा सही है? राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता है। क्या आपके पास छत्तीसगढ़ की नागरिकता है? नहीं, छत्तीसगढ़ का आपके पास निवास प्रमाण पत्र है। आप अगर मध्य प्रदेश के निवासी हो, आपके पास मध्य प्रदेश की नागरिकता है? नहीं, मध्य प्रदेश के आप निवासी हो। अगर राजस्थान के रहने वाले हो तो राजस्थान के आप निवासी हो। ठीक है, तो ये वाला तो गलत हो जाएगा। राज्य की एकल नागरिकता नहीं, राज्य के आप निवासी होते हैं। आप उत्तर प्रदेश के हैं, उत्तर प्रदेश के आप निवासी हो। ठीक है, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता और भारत और अन्य देशों की दोहरी नागरिकता। तो यहां पर आप जान रहे हो कि भारत और अन्य देश मतलब दोहरी नागरिकता हमारे बगल वाले देशों में ही हमने नहीं देकर रखा है। आप पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ भारत के नागरिक नहीं हो सकते, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश को दोहरी नागरिकता से वंचित रखा गया है, बताया, हमारे देश के नागरिकों के लिए। ठीक है, तो इसलिए जो है ये वाला आंसर गलत हो जाएगा। संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता होगी। क्या हो जाएगा? संपूर्ण भारत, क्योंकि दोहरी नागरिकता भारत के साथ जिन देशों में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है उन देशों के साथ ऐसा है, हर देश के साथ नहीं है। ठीक है, तो भारत की पूरी एकल नागरिकता और दोहरी नागरिकता हर किसी के पास है भी नहीं। ठीक है, आप बहुत कम अपने लाइफ में ऐसे लोगों को देखोगे जिनके पास दोहरी नागरिकता है। कई लोग तो देख भी नहीं पाएंगे, ऐसा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका संपूर्ण भारत की क्या है? एकल नागरिकता है। नेक्स्ट, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती जन्म के द्वारा, देशीकरण के द्वारा, किसी भूभाग के सम्मिलन के द्वारा, भारतीय बैंक में धन जमा करके। आपको भारतीय नागरिकता 5 तरीकों से मिलती है। जन्म से, ठीक है, जन्म से, वंश क्रम से, जन्म से, वंश क्रम से, पंजीकरण, देशीकरण, भूमि अधिग्रहण। ठीक है, याद रखना 5 प्रकार से आपको नागरिकता मिल सकती है। जन्म के द्वारा, वंश क्रम, अगर आपका कोई वंश क्रम है, जन्म के द्वारा, वंश क्रम के द्वारा, पंजीकरण बाय रजिस्ट्रेशन, देशीकरण के द्वारा, और 5वां है आपका भूमि अधिग्रहण। ठीक है, तो भारतीय बैंक में धन जमा करने से आपको नागरिकता नहीं मिलेगी। ठीक है, कोई विदेशी नागरिक है, वो ये सोचे कि मेरे को नागरिकता मिल जाएगी अगर मैं धन जमा कर दूं। कहां? भारतीय बैंक में किसी में, है ना, धन जमा कर देता हूं 1000 करोड़, तो नागरिकता मिल जाएगी? नहीं, ऐसे नागरिकता नहीं मिलेगी भाई। उसको जो है बहुत कठिन परिश्रम करना होगा नागरिकता लेने के लिए। ठीक है, बहुत ही कठिन परिश्रम करना होगा भाई नागरिकता लेने के लिए। नागरिकता इतने आसानी से नहीं मिलेगी। ठीक है, अगर वो कोई विदेशी है तो 3 तरह से ही वो नागरिकता ग्रहण कर सकता है, पंजीकरण, देशीकरण, या फिर भारत सरकार किसी भूमि का अधिग्रहण कर ले। जैसे सिक्किम, 1975 से पहले तक सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था, लेकिन जैसे 1975 में सिक्किम भारत का हिस्सा बन गया, भारत का एक राज्य बन गया, तो वहां रहने वाले लोग ऑटोमेटिक भारत के नागरिक हो गए भाई। समझ रहे हो? सिक्किम, याद रखना 1975 में सिक्किम राज्य का गठन हुआ था। 1974 में उसको सिर्फ सहसंबद्ध राज्य बनाया गया था, 1 साल के लिए ट्रायल पे रखा गया था उनको, कि आप 1 साल, मतलब सिक्किम के निवासियों को यह कहा गया था कि आप 1 साल भारत के साथ जुड़कर देखो, अगर आपको फायदा लगे तो अगले साल आप मिल जाना करके। तो 1975 में उन्होंने हमारे साथ हाथ मिला लिया कि हाँ, हम तो भारत के साथ ही रहेंगे। ठीक है, क्लियर मामला? तो 1975 में सिक्किम राज्य का गठन हुआ था। डेट याद इसीलिए करा रहा हूं, आगे जरूरत पड़ेगा। ठीक है भाई, याद रहेगा? चलो, अभी नोट्स में नहीं आ रहा हूं, नोट्स में आऊंगा। ठीक है, ऐसे सभी व्यक्ति जिन्होंने कौन से डेट या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो तो उसे जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। तो अगर आप 26 जनवरी 1950 को पैदा हुए हो, कब? अगर आपका बर्थ डेट 26 जनवरी 1950 है या इसके बाद है, तो अधिकतर जितने लोग पढ़ रहे होंगे, मेरे को लगता है कि आप 1950 के बाद वाले ही होंगे। ठीक है, कोई है भाई 1950 वाला? तो 26 जनवरी 1950 के बाद जो भी जन्म लिए हो आप लोग सब लगभग 1995, 97, 99 के हो गए, नहीं भाई? या सन 2000 के हो गए, क्योंकि 21 साल, कई लोगों का तो 21 साल भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो आप लोग सब जन्मजात भारत के नागरिक हो, क्योंकि आपने यहां जन्म लिया है।
ठीक है, आपने यहां जन्म लिया है इसलिए जन्म से आपको भारतीय नागरिकता मिल जाती है। ठीक है, और जो यहां जन्म नहीं लेगा वो उसका अगर वंश क्रम है तो वंश क्रम से मिलेगा। नहीं हो ना 1950 वाले, मेरे को लग रहा है क्या पता तब से आत्मा घूम रही है, मिल जाए सरकारी नौकरी तो मोक्ष मिल जाए हमको, ऐसा ही है ना। एडीओ में संविधान का क्वेश्चन आएगा जी, इसीलिए संविधान का क्वेश्चन करा रहा हूं। ठीक है, मौलिक अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्व तक यूट्यूब में रहेगा, और उसके बाद की क्लासेस जो एडीओ का हमने 20,000 प्लस ऑब्जेक्टिव सीरीज चालू किया है ना, उसी में मिलेगा। ठीक है, मैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व तक आपको यूट्यूब में दे दूंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह, इसको थोड़ा सुधार लेना, 7 वर्ष से, है ना 7 वर्ष कर लेना इसको बस, अरे नहीं सही है भाई, नहीं होगा पूछा है ना। ठीक, कोई व्यक्ति यदि भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह विदेश में 5 वर्ष से अधिक रह रहा हो, गलत, क्योंकि अगर विदेश में 5 वर्ष से अधिक रह रहा है तो भी वो भारतीय नागरिक है। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि 7 वर्ष से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर 5 साल आप फॉरेन में हो तो भी आप भारत के नागरिक हो, लेकिन अगर 7 साल से ज्यादा रह लिए, आप भारत से किसी भी रास्ते से मान लो चले गए विदेश और वहां आप 7 साल से ज्यादा रह गए, तो फिर आपकी भारत की नागरिकता खत्म। समझ गए, तो आपकी भारत की नागरिकता खत्म। ये 20,000 एमसीक्यू सीरीज का ही क्लास है। ठीक है, भारत की नागरिकता खत्म। विदेशी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो, बिल्कुल सही। अगर आप दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हो स्वेच्छा से तो भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। दूसरे देश में रोजगार कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे लोग जाते हैं दूसरे देश रोजगार करने के लिए। ठीक है, बहुत सारे लोग जाते हैं दूसरे देश रोजगार के लिए। चलो, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिक प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? चलो बताओ भाई, पंजीकरण के थ्रू आपको नागरिकता प्राप्त करना है, किसके थ्रू? पंजीकरण के थ्रू। ठीक है, नागरिकों के पूर्ण सिविल एवं राजनीतिक अधिकार, लोकसभा और हर राज्य की विधानसभा के निर्वाचन के लिए मताधिकार, संसद और विधानसभाओं का सदस्य बनने का अधिकार। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा बताओ जी। अगर आपके पास नागरिकता है तो आप वोट डाल सकते हो, आप चुनाव लड़ सकते हो, आपके पास राजनीतिक अधिकार है, सिविल अधिकार है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक है, संविधान है इसीलिए थोड़ा सा समझते हुए चलना पड़ेगा, फास्ट नहीं चल सकते इसमें, क्योंकि इसमें बिगिनर्स को दिक्कत होता है भाई। ठीक है, जो एक बार पढ़ चुके हैं उनके लिए तो बहुत आसान है, आप लोग क्लास के बाद 2x स्पीड में देखना। भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वो भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, सरकार की आलोचना करता है। सरकार की आलोचना करने से आपकी नागरिकता नहीं छिनेगी, क्योंकि आलोचना आपको विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करने से भी आपकी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। लेकिन अगर आप भारतीय नागरिकता का त्याग कर दो या स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता को ग्रहण कर लो, तो ये 2 कंडीशन ऐसे हैं जिससे आपकी नागरिकता आप खो सकते हो। तो आंसर आएगा ऑप्शन सी। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर आएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर आएगा। देखो भाई, नागरिकता खोने के लिए 5 कंडीशन है। ठीक है, नागरिकता खोने के लिए आपके पास 5 कंडीशन है। अगर ये 5 काम ना करो तो आपकी नागरिकता कभी समाप्त नहीं होगी। ठीक है, अगर आप ये 5 काम ना करो, सबसे पहले स्वेच्छा से अगर आप नागरिकता त्याग कर देते हो तो आपकी नागरिकता चली जाएगी। अगर आपने दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली तो भी नागरिकता चली जाएगी। झूठ बोलकर आपने नागरिकता हासिल की है तो भी आपकी अगर पता चल जाए तो आपकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। देशद्रोह, अगर आपके खिलाफ देशद्रोह सिद्ध हो जाए तो भी आपकी नागरिकता खत्म। और अगर आपने 7 वर्ष से ज्यादा विदेश में बिता लिए तो भी आपकी नागरिकता खत्म। ऐसे 5 कंडीशन हैं, ऐसे ये 5 कंडीशन हैं जिसके तहत आपकी नागरिकता क्या हो जाती है भाई? समाप्त हो जाती है। ऐसे 5 कंडीशन, अगर आपने स्वेच्छा से क्या कर लिया तो स्वेच्छा से नागरिकता का त्याग कर दिया, दूसरे देश की अगर आप नागरिकता ग्रहण कर लेते हो
झूठ बोलकर या मिथ्या सूचना के आधार पर आप नागरिकता प्राप्त करते हो, या देशद्रोह सिद्ध होने पर भी आपका नागरिकता खत्म, और 7 वर्ष से अधिक अगर विदेशों में रह लिए तो भी आपको नागरिकता खत्म। ठीक है, 7 वर्ष के अधिक भी नागरिकता में 7 वर्ष से अधिक भी विदेशों में रह लिए तो भी नागरिकता खत्म। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है। छांटने वाला है भाई फिर से। लो, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता का ग्रहण कर ले, बिल्कुल उसका नागरिकता समाप्त कर सकते हैं, यदि वह नागरिकता के दायित्व से परिचित नहीं है। अब जरूरी थोड़े ना है जो संविधान पढ़ा है उसी को नागरिकता के बारे में पता है। आप संविधान पढ़ रहे हो इसीलिए आपको पता है, हर किसी को पता रहेगा क्या नागरिकता के बारे में कि कैसे मेरा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन गलत लग रहा है। भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि आपने छल पूर्वक नागरिकता प्राप्त की है, बिल्कुल आपका नागरिकता समाप्त कर देंगे। यदि कोई व्यक्ति जन्म से देश का नागरिक है किंतु किसी विदेशी राष्ट्र से युद्ध के दौरान वह शत्रु को सहायता पहुंचाने की गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है तो भी आपकी नागरिकता खत्म, तो भी आपकी नागरिकता खत्म। क्योंकि अगर आपके ऊपर देशद्रोह सिद्ध हो जाए, अगर आपके ऊपर देशद्रोह सिद्ध हो जाए तो भी आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। तो पहला, तीसरा और चौथा कंडीशन ऐसा है जिससे आपकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। यदि किसी व्यक्ति ने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है तो अनुच्छेद 5 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं होता, अथवा अनुच्छेद 6 या अनुच्छेद 8 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। संसद की शक्ति है कि नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता के संबंध अन्य सभी विषयों के संबंध में उपबंध कर सके। यह बिल्कुल सही है। यदि किसी व्यक्ति ने किसी विदेशी नागरिक की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है तो वह अनुच्छेद 5 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं होता, अथवा अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 8 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं समझाया जाएगा। ये वाला पॉइंट गलत हो जाएगा क्योंकि ये सब अनुच्छेद उस समय जो पाकिस्तान जा रहे थे या पाकिस्तान से वापस आ रहे थे उनके लिए था, बताए। अभी इन सभी अनुच्छेद का कोई वैल्यू नहीं रह गया है। ठीक है, इसलिए पहला पॉइंट गलत और दूसरा पॉइंट आपका सही हो जाएगा। इसमें पहला पॉइंट गलत और अच्छा, एक मिनट, इसको थोड़ा सुधार के पढ़ना होगा भाई, इसमें कुछ लगा हुआ लिखा हुआ है। यदि किसी व्यक्ति ने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली, मैंने बोला संविधान है, थोड़ा सा टाइम लगता है इसको आपको समझाकर बताने में, तो वह अनुच्छेद 5 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं होता, अथवा अनुच्छेद 6 या 8 के आधार पर भी भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली तो वैसे भी आप भारत के नागरिक नहीं रहोगे, चाहे अनुच्छेद 5 लगा के ले लो, चाहे 6 लगा के ले लो, चाहे 8 लगा के ले लो। तो यहां पर ये पॉइंट सही है, इसलिए आपका आंसर 1 और 2 दोनों सही आएगा। ठीक है, मैं सिर्फ इतने को समझ रहा था, पूरा पढ़ना जरूरी है। पहले लाइन में क्लियर लिख दिया है कि अगर आप विदेशी राज्य की नागरिकता ले लेते हो तो स्वेच्छा से अगर आपने अर्जित कर लिया तो आप नागरिक नहीं रहोगे भारत के, ये सही पॉइंट है। ठीक है, तो ये दोनों ही पॉइंट सही रहेगा। ठीक है, एग्जाम में भी आपको जो है हड़बड़ी में क्वेश्चन नहीं बनाना है, इस तरह से आराम से पढ़कर ही डील करना है भाई। ठीक है, संविधान के क्वेश्चन को थोड़ा सा डील करना ही पड़ता है, इसमें गलती होने की संभावनाएं ज्यादा रहती है, इसीलिए हम आराम से बना रहे हैं। चलो, किस दशा में नागरिकता प्रदान की जाएगी आपको? अगर आपका जन्म भारत में हुआ है तो बिल्कुल आपको नागरिकता मिलेगा। जिसके माता पिता दोनों में से कोई एक भारत में ही जन्मा था तो क्या आपको नागरिकता मिलेगी? तो बिल्कुल मिलेगी, अगर माता और पिता दोनों में से कोई एक भारत में जन्मा था। जो कम से कम 5 वर्ष तक भारत का साधारण नागरिक रहा हो, तो कम से कम अगर आपने 5 वर्ष तक भारत का साधारण नागरिक रहे हो तो अब 5 वर्ष का प्रावधान तो आ ही गया है। तो सीधी सी बात है, आपका आंसर आ जाएगा ये सभी। आंसर क्या आ जाएगा? ये सभी। देखो, जो संशोधन हुए हैं ना उसके हिसाब से आंकड़े बदल जाते हैं संविधान में। ठीक है, और ये जो है ना नागरिकता का जो टॉपिक है ना,
इसमें आपको मैं संशोधित आंकड़ों के साथ बता रहा हूं, ठीक है, संशोधित आंकड़ों के साथ बता रहा हूं। चलो, एक व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1951 को रंगून में हुआ, उसके जन्म के समय उसके पिता भारत के जन्मजात नागरिक थे, उसके अवजनन द्वारा भारत का नागरिक माना जाएगा कि नहीं? तो देखो भाई, अगर व्यक्ति है जिसका जन्म कब हुआ है भाई? 1950 के बाद हुआ है, ठीक है, 1950 के बाद हुआ है, लेकिन उसके जन्म के समय उसके पिता भारत के जन्मजात नागरिक थे, तो ये वंश क्रम का मामला आ जाएगा कि पिता जो है कहां के थे? भारत के थे, तो उसका वंश क्रम कहां का था भाई? भारत का था, ठीक है। तो सीधी सी बात है, अगर वो पैदा होता है तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा कि नहीं? बिल्कुल माना जाएगा, वंश क्रम के थ्रू, क्योंकि पिता भारतीय नागरिक थे, ठीक है, पिता क्या थे भाई? भारतीय नागरिक थे, इसीलिए माना जाएगा। यदि एक व्यक्ति जिसका जन्म 1 जुलाई 1988 को ईटानगर में हुआ है, उसके जन्म के समय उसकी माता भारत की नागरिक थी परंतु पिता भारत के नागरिक नहीं थे, तो भारत का जन्मजात नागरिक माना जाएगा। देखो, ईटानगर कहां है भाई? तो ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। और अगर बच्चे का जन्म भारत में हुआ है, अरुणाचल प्रदेश भारत में, तो बच्चे का जन्म अगर भारत में हुआ है और उसकी माता अगर भारत की नागरिक थी परंतु पिता भारत के नागरिक नहीं थे, तो ऐसे कंडीशन में उसको भारत का नागरिक समझा जाएगा कि नहीं? तो उसको भारत का नागरिक समझा जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2004 के बाद कंडीशन बदला है। उसके पहले माता या पिता में से कोई भी भारतीय नागरिक होता तो आपको भारत की नागरिकता मिल जाती। तो इस हिसाब से आंसर आएगा 1 और 2 दोनों सही है। पहले वाले को वंश क्रम के आधार पर मिलेगा, दूसरे वाले को जन्म के आधार पर ही मिलेगा। भाई भारत में जन्म है ना और माता नागरिक है भारत की, तो क्यों नहीं मिलेगा? बताओ, मिलेगा कि नहीं? अभी समझे मामला को? अब समझ में आया कि क्यों हम लोग स्लो आराम से क्यों डील कर रहे हैं भाई, संविधान को खास करके? आ गया होगा मामला समझ में, है ना? क्योंकि 1987 में जो संशोधन हुए थे, उस संशोधन में यह कह दिया गया था कि माता या पिता में से कोई भारतीय होना चाहिए। बहुत ही खतरनाक है भाई। थोड़ा सा मैं आपको जन्म और वंश क्रम को समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो कोई बात नहीं, थ्योरी क्लास देख लेना आप, ठीक है, लेकिन पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं जन्म और वंश क्रम को। पहले ये बताओ क्लियर दिख रहा है कि नहीं, है ना? क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको डेट याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये मेरा खुद का हैंड रिटन नोट्स है लिखा हुआ, तो इसी से अब मेरा क्या होता है ना, जब आप खुद से नोट्स बनाते हो ना तो वो चीजें आपको याद रहती है, ठीक है। तो मेरा जो नोट्स है वो मेरे को याद है बिल्कुल, तो वैसे ही आप भी अगर अपना नोट्स बनाओगे तो बिल्कुल याद आएगा, ठीक है। अगर 26 जनवरी 1950 की बात करें तो 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद कोई भी व्यक्ति भारत में जन्म लेता है तो वो भारत का नागरिक होगा। कंडीशन सिर्फ था कि पिता भारतीय होना चाहिए। वैसे ही वंश क्रम में भी यही था कि पिता भारतीय होना चाहिए, लेकिन अब मान लो पिता भारतीय है, मतलब पिता भारतीय नहीं है, तो ऐसे में क्या हो? तो 1987 में जन्म वाले कंडीशन को चेंज किया गया कि 1987 से यह बोला गया कि माता या पिता में से कोई भी भारतीय हो चलेगा। और वंश क्रम वाले को 1992 में चेंज किया गया कि 1992 के बाद जो भी भारत में जन्म लिया हो कोई भी बच्चा, अगर उसमें माता या पिता में से कोई भी भारतीय होगा तो वो भारत का नागरिक कहलाएगा, ठीक है। इस चीज को 3 दिसंबर 2004 को चेंज कर दिया गया और ये कहा गया कि मतलब ये कंडीशन जन्म और वंश क्रम दोनों के लिए रहा 3 दिसंबर 2004 को, इसलिए याद रखना 3 दिसंबर 2004 का डेट, ठीक है। माता और पिता के जगह पर माता और पिता भारतीय होने चाहिए। तो 3 दिसंबर 2004 के बाद अब माता और पिता अगर दोनों भारतीय हैं तो जन्म और वंश क्रम के थ्रू उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी, नहीं तो पंजीकरण के थ्रू तो मिल ही जाएगा, 5 साल तो रहना होता है, ठीक है, पंजीकरण के थ्रू मिल जाएगा। समझ गए? अब बच्चा अगर मान लो यहां जन्म लिया है, अब माता पिता में से कोई एक भारतीय नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा 5 साल तो मतलब जन्म लेने के बाद रहेगा तो यही ना, 5 साल में पंजीकरण के थ्रू मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका है आपका इस चीज को समझने का। जन्म और वंश क्रम में यहीं पे डेट में थोड़ा सा याद करना पड़ेगा कि 87 के बाद में से 87 के पहले और इधर वंश क्रम में 92 से पहले पिता भारतीय होना जरूरी था, लेकिन 1987 के बाद से माता या पिता में से कोई भी भारतीय हो। वंश क्रम वाले में से 1992 के बाद माता या पिता में से कोई भी भारतीय हो चलेगा।
ठीक है, और वही पॉइंट यहां पे लिखा हुआ है, समझने की कोशिश करो। एक व्यक्ति जिसका जन्म 1988 में हुआ है, मतलब 87 के बाद हुआ है, तो जन्म क्रम के आधार पर अगर उसकी माता भारतीय है तो चलेगा, पिता भारतीय नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आया मामला समझ में? मैंने अपने तरफ से पूरा कोशिश किया आपको समझाने का, ठीक है। चलो, तो यहां पर 1 और 2 दोनों सही था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 भारत के नागरिकों तथा विदेशियों दोनों को उपलब्ध है। संविधान का अनुच्छेद 16 केवल भारत के नागरिकों को उपलब्ध है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 भारत राज्य क्षेत्र के भारतीय तथा विदेशियों दोनों को समान रूप से उपलब्ध है। तो 21 अनुच्छेद 21 जो है भारतीय और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। अनुच्छेद 16 केवल भारतीयों को प्राप्त है, और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 भारत के नागरिकों के साथ विदेशियों को प्राप्त नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा। एक लाइन में तुरंत रट लेना कि 15-16 अनुच्छेद 15-16 19 29 30 केवल भारतीयों को प्राप्त है, केवल भारतीयों को प्राप्त है। एक लाइन में रट लेना, अनुच्छेद नंबर 15 16 19 29 30 ये केवल भारतीयों का है। तो इस पॉइंट में लिखा था कि 15 जो है भारत और विदेशी दोनों को उपलब्ध है, तो पॉइंट गलत हो गया। क्यों गलत हो गया आपको समझ में आया? मामला समझ में आया क्यों गलत हो गया भाई? अब समझ में आ गया तो एक बार हैंड रेस कर दो भाई। आया मामला समझ में क्यों गलत हो गया? ठीक है, क्योंकि आर्टिकल 15 16 19 29 30 जो है ये केवल भारतीय को प्राप्त है। आज मेरे फास्ट का अंतिम दिन है भाई, ठीक है। अब संविधान जो है ना, मैंने सोचा कि चलो आज संविधान का क्वेश्चन आप लोगों को करा ही दूं, ठीक है। अरे ठीक तो लिखा है, 16 केवल भारतीयों को, सही तो लिखा है। 15 16 19 29 30 केवल भारतीयों को ही प्राप्त है, तो सही पॉइंट लिखा हुआ है वो। जय माता दी, जय माता दी, ठीक है। बाबू लोग, जो लोग कोर्स अभी तक ज्वाइन नहीं किए हो कर लेना, एक साथ आप 2-3 कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि है ना, थ्योरी के साथ ऑब्जेक्टिव भी ज्वाइन कर सकते हो, कर लेना। ऑफर कल खत्म हो जाएगा, सॉरी आज ही खत्म हो जाएगा ऑफर। ऑफर का आज लास्ट डे है। हाँ, मेरा दोनों नवरात्रि में फास्ट रहता है, इसीलिए क्लास नहीं ले रहा था, पता है, क्योंकि एनर्जी थोड़ा कम हो जा रहा था। अब कल से लूँगा क्लास बढ़िया, है ना, बीच बीच में क्लास। हालांकि थ्योरी क्लास में मैं ले रहा था, बिलासपुर संभाग का मैंने आपको मुंगेली, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, शक्ति जिला और सारंगढ़ जिला मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। बस 3 जिले और बचे हैं, 3 के बचे हैं, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा और रायगढ़, 4 जिले अभी और बचे हैं। 4 जिले पढ़ा चुका हूँ, 4 जिले अभी बिलासपुर संभाग में बचे हैं, वो इस वीक का कंप्लीट हो जाएगा। इस वीक बिलासपुर कंप्लीट, अगले वीक में रायपुर कंप्लीट कर लेंगे और उसके अगले वीक में दुर्ग कंप्लीट कर लेंगे। पूरा मैं आपको जो भी मैपिंग है वो कंप्लीट करा दूंगा। उसके बाद छत्तीसगढ़ का नोट्स रेडी है, छत्तीसगढ़ के इतिहास का, उसको आप प्रिंट भी करा सकोगे। पहले मैं पढ़ाऊंगा, उसके बाद आपको नोट्स दूंगा, ठीक है। ठीक है, इसका पीडीएफ आप जान रहे हो, जो ऑब्जेक्टिव सीरीज है हमारा, चाहे पुलिस भर्ती का हो, सब इंस्पेक्टर भर्ती का हो, परिचारक में तो खैर ये है नहीं, एडीओ का भर्ती का हो, ठीक है, उस वाले फोल्डर में इसका ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, प्रिंटेबल पीडीएफ मिल जाएगा। नेक्स्ट, भारत के संविधान के निम्नलिखित उपबंध 26 नवंबर 1949 को प्रभावी हुए थे। तो सिटीजनशिप, नागरिकता, अंतरिम पार्लियामेंट साइट, टी से टेम्पररी प्रोविजंस अस्थायी उपबंध और ई से इलेक्शन, ठीक है। तो ये सब लागू हो गए थे। तो निर्वाचन लागू हुआ था, नागरिकता लागू हुआ था, अस्थायी उपबंध लागू हुए थे, तो आपात उपबंध लागू नहीं हुए थे। अस्थायी उपबंध लागू हुए थे, आपात उपबंध नहीं। न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, है ना। साइट याद रखना, साइट। सिटीजनशिप मतलब नागरिकता, सिटीजनशिप मतलब नागरिकता, बता तो चुका हूं। अंतरिम संसद
टेम्पररी प्रोविजंस, अस्थायी उपबंध, इलेक्शन, इस इलेक्शन मतलब निर्वाचन। अबे ऑब्जेक्टिव का अगर क्लास लिया हो तो थ्योरी नहीं मिलने वाला, ऑब्जेक्टिव का अगर क्लास लिया हो तो ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ आपको मिलेगा पूरा, और थ्योरी क्लास लिया हो तो थ्योरी में तो मेरा पीडीएफ अपलोड है। ये वाला जो मेरा संविधान का नोट्स है ये थ्योरी क्लास में अपलोड है। ये मेरी जो क्लासेस है ना 60 लेक्चर्स है मेरे संविधान के, उसको अच्छे से पढ़ना, उसमें ये नोट्स अपलोड है, आपको नोट्स बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप नोट्स का प्रिंट करा लो। ठीक है, ये देखो इस तरह से नोट्स अपलोड है भाई, ये वाला नोट्स इस तरह से अपलोड है, अब समझ में आया होगा आपको। देखो ये नोट्स इस तरह से अपलोड है। ठीक है, ये नोट्स अपलोड है भाई, पूरा प्रिंट करा सकते हो। वो तो क्या है, व्हाइट वाले बैकग्राउंड में पढ़ना नहीं चाहिए आप लोगों को ज़्यादा, इससे आँख खराब होता है, इसलिए मैं इसको बैकग्राउंड को ब्लैक कर देता हूँ, बताएं, क्योंकि ज़्यादा मोबाइल देखने से, व्हाइट बैकग्राउंड का ज़्यादा मोबाइल देखने से आँख खराब होता है ना, तो इसलिए जो है ब्लैक बैकग्राउंड वाले में से पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, जरूरत पड़ने पर व्हाइट बैकग्राउंड से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ब्लैक बैकग्राउंड ज़्यादा अच्छा है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार बताओ भाई, 1992 में जो अधिनियम मतलब संशोधन हुआ था उसके तहत क्या इसका आंसर लेंगे? तो 92 से याद है कि अगर उन्नीस में क्या किया गया था कि 1992 में देखो 87 में क्या किया गया था कि जन्म के आधार पर 87 के बाद माता या पिता भारतीय हो, लेकिन 92 में जो संशोधन आया था वो क्या कहा गया था कि वंश क्रम के आधार पर माता या पिता में से कोई भी भारतीय हो। तो वंश क्रम का मतलब क्या, बच्चा बाहर पैदा हो रहा है, और अगर बच्चा बाहर पैदा हो रहा है लेकिन उसके माता या पिता में से कोई भी एक भारतीय है, ठीक है, उसके माता या पिता में से कोई भी एक भारतीय है तो उसको भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। 1992 का अभी मैंने बताया है, एक 87 वाला बताया जन्म के आधार पर, 92 वाले को याद रखना है आपको वंश क्रम के आधार पर। ठीक है, 92 वाले को आपको वंश क्रम के आधार पर याद रखना होगा। फिर 3 दिसंबर 2004 से क्या चीजें बदल गई बता दिया हम ना, माता और पिता दोनों भारतीय होने चाहिए, याद रखना पड़ेगा, थोड़े आंकड़े हैं, क्वेश्चन के माध्यम से याद हो जाएगा। 92 वाला समझ में आ गया ना, माता या पिता में से कोई भी भारतीय हो वंश क्रम के आधार पर, अगर वो भारत में पैदा नहीं हुआ है, बाहर पैदा हुआ है भारत के, तो वंश क्रम के आधार पर उसको नागरिकता मिलेगी भारत की। किसी दो देशों के नागरिकों को छोड़कर नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 क्या बोलता है हमको कि पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन दो देशों को छोड़कर दोहरी नागरिकता आप ले सकते हो। आप भारत के नागरिक हो, आप अमेरिका की ले सकते हो, आप कनाडा की ले सकते हो, कनाडा नहीं है, फ्रांस की ले सकते हो आप, ठीक है, आप ब्रिटेन की ले सकते हो, ठीक है, नागरिकता ले सकते हो बिल्कुल, लेकिन पाकिस्तान, आप भारत के साथ साथ पाकिस्तान की नागरिकता नहीं मिलेगी आपको, आप बांग्लादेश की नागरिकता नहीं ले सकते। ठीक है, क्लियर? अच्छा, दुश्मन देश हैं, हाँ, ये क्या है भाई, ये दुश्मन देश है, बताए, ठीक है, सही समझे हो भाई, इसीलिए नहीं ले सकते है ना। चलो अगला क्वेश्चन, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अहर्ता नहीं रखता है? एक अवयस्क बच्चा जिसके अभिभावक भारतीय नागरिक है वह तो बिल्कुल नागरिकता प्राप्त करेगा। एक भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी, अब आप भारतीय नागरिक हो, आपने किसी विदेशी से शादी कर लिया तो उसको यहां लेकर आओगे, 5 साल रखोगे, पंजीकरण के तहत मिल जाएगा उसको नागरिकता। ठीक है, पंजीकरण के तहत उसको नागरिकता मिल जाएगा। ठीक है, वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए, इनको नहीं देंगे नागरिकता। एक व्यक्ति का परपोता परपोती जो इसी देश का नागरिक है किंतु जिसके पितामह पितामही मातामही विधान लागू होने के समय भारतीय नागरिक थे, इनको मिलेगी नागरिकता, क्यों नहीं मिलेगी? और जो विभाजन के पश्चात उधर चले गए पाकिस्तान, अपनी स्वेच्छा से गए हो, सीधी सी बात है, क्यों देंगे नागरिकता? तो पंजीकरण के तहत उसको नहीं मिलेगा भाई।
भारत के नागरिकता अधिनियम में वर्ष 2015 में हुए संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक परिवर्तन नहीं किया गया है? इसमें से कौन सा परिवर्तन नहीं किया गया था? भारत के प्रवासी नागरिकों का भारत का प्रवासी नागरिक कार्ड धारक कहा जाएगा, यह किया गया था। भारतीय मूल के व्यक्तियों को भारत के प्रवासी नागरिकों के समकक्ष रखा गया है, बिल्कुल। अगर भारतीय मूल का कोई व्यक्ति है, उसको भारतीय नागरिकता मिली हुई है, तो वो बिल्कुल भारत के नागरिकों के समकक्ष है। भारतीय मूल के व्यक्ति अब भारत आने के लिए आजीवन वीजा के हकदार हैं, ये चीज भी कर दिया गया नागरिकता संशोधन 2015 में। अध्यादेश था, फिर संशोधन हो गया, तो ये कर दिया गया। अगर भारतीय मूल का कोई व्यक्ति है तो उसको आजीवन वीजा अब मिल जाएगा, ठीक है। और ये वाला प्रावधान नहीं किया गया है कि अगर अनिवासी भारतीय है तो भारत में वोट देने का अधिकार है, उसको नहीं है। अगर भारत में नहीं रह रहा है तो भारत में उसको वोट देने का अधिकार नहीं है, ठीक है। वोट ओनली इंडियंस। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत अफगानिस्तान, पाकिस्तान एवं बांग्लादेश में निवासरत अल्पसंख्यकों को कितने वर्ष भारत में गुजारने के बाद नागरिकता प्रदान करने का अधिकार मिल जाएगा? बताओ भाई, कितने वर्ष उनको गुजारने होंगे? आर्टिकल 6 को समझाऊं? आर्टिकल 6 अलग चीज है जी, उसमें समझने लायक तो ऐसा कुछ है नहीं, है ना। पाकिस्तान से भारत जो आए थे ना, उनके लिए ही नागरिकता का अधिकार है बस। चलो, इसको आंसर लेंगे हम 5 साल। बाकी किसी को कोई डाउट होगा तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो ना, किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट है, मान लो इसके लिए आपके पास प्रूफ है 6 साल का, तो आप भेज सकते हो, मैं आपको अपना प्रूफ भेजूंगा कि 5 साल है भाई, ठीक है। तो ये हो गया आपका मेरा नंबर, इसमें आप व्हाट्सअप कर सकते हो। भारत में एकल नागरिकता हमने कहां से अपनाया है? तो भारत में जो एकल नागरिकता है वो हमने अपनाया है इंग्लैंड से, ब्रिटेन से, है ना। जिस तरह से ब्रिटेन में एकल नागरिकता है वैसे, है ना, अमेरिका की तरह नहीं। अमेरिका में राज्य की नागरिकता अलग होती है और केंद्र की नागरिकता अलग होती है ना, वहां पे 2 नागरिकता रहती है। तो अमेरिका नहीं हो सकता, इंग्लैंड के जैसा हमने अपनाया है, ब्रिटेन के जैसा। क्लियर? चलो आगे बढ़ेंगे। किसी देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया? तो आप जानते हो, मैंने अभी बताया आपको, दोहरी नागरिकता का सिद्धांत संयुक्त राज्य अमेरिका में है, यूएसए में है, जहां पर स्टेट जो है उनके भी नागरिकता होती है और केंद्र जो है उसकी भी नागरिकता मिलती है। जैसे हमारे यहाँ एकल नागरिकता है, हम सीधा भारत के नागरिक हैं बोलते हैं, वहां उनके पास 2 नागरिकता होती है, जिस स्टेट में रह रहे हैं उसकी और यूएसए की, तो 2 नागरिकता होती है। तो दोहरी नागरिकता ऐसा आपके यूएसए में। दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी एक विशेषता है? एकात्मक सरकार की, संघीय सरकार की, संसदीय सरकार की या राष्ट्रपति शासित सरकार की? बताइए किसकी एक विशेषता है? तो संघीय सरकार की विशेषता होती है ना, संघीय सरकार की विशेषता होती है दोहरी नागरिकता, ठीक है। भारत और अमेरिका की संघीय व्यवस्थाएं निम्नलिखित में से किस पहलू के सिवाय अन्य सभी में भिन्न है? तो सीधी सी बात है, बताओ जी आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 29। तो भारत और अमेरिका की संघीय व्यवस्थाएं जो है ना, वो संघ तो है लेकिन दोहरी नागरिकता वाली जो विशेषता है उसको छोड़ दिया जाए तो बाकी सब में भिन्न है। उच्च सदन या राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व वो भी अलग टाइप का है। न्यायालयों की दोहरी प्रणाली वो भी अलग है। दोहरी सरकार वो भी अलग है।
ठीक है, बी आएगा इसका आंसर। ऑप्शन डी कैसे है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है क्वेश्चन में भाई। दोहरी नागरिकता का मतलब दोनों तरफ नागरिकता नहीं है, बताए। दोहरी नागरिकता का मतलब यहाँ पे ले रहा है स्टेट का अलग और केंद्र का अलग, और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व भी अलग अलग है, न्यायालय की दोहरी प्रणाली भी अलग अलग है। दोहरी सरकार जो है थोड़ा विचार करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं, ठीक है। भारत और अमेरिका की संघीय व्यवस्थाएं निम्नलिखित में से किस पहलू को छोड़ दें तो सब में भिन्न है? तो राज्यसभा में इसमें तो भिन्न है ही है। न्यायालयों की दोहरी प्रणाली इसमें भी भिन्न है, क्योंकि हमारे यहां जान रहे हो एकल नागरिकता एकल न्यायालय प्रणाली है, ठीक है। भले ही न्यायिक पुनर्विलोकन हमने वहां से लिया है। दोहरी नागरिकता में भी भिन्न बोल सकते हैं इस आधार पर कि अमेरिका में स्टेट और केंद्र है ना, राज्य और केंद्र दोनों का नागरिकता प्राप्त होता है वहां के रहने वालों को, लेकिन हमारे यहाँ तो हम भले ही रह रहे हैं किसी भी राज्य में, लेकिन नागरिकता हमको सिर्फ भारत सरकार की मिलती है, ठीक है। और दोहरी सरकार के मामले में हम ये बोल सकते हैं जैसे वहां केंद्र में भी गवर्नमेंट है और स्टेट में भी गवर्नमेंट है, तो हमारे यहां भी केंद्र में भी गवर्नमेंट होती है और स्टेट में भी गवर्नमेंट होती है। इस हिसाब से इसका आंसर ऑप्शन डी आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा बोल सकते हैं कि इसको छोड़कर बाकी सब अलग है, ये हमारे भारत जैसा है दोहरी सरकार। जैसे वहां स्टेट में भी गवर्नमेंट होती है और केंद्र में भी गवर्नमेंट होता है, हमारे यहां भी राज्य स्टेट में गवर्नमेंट है और केंद्र में भी गवर्नमेंट होता है, ठीक है। भारत और अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आंसर लोगे ऑप्शन डी। हाँ, नागरिकता के लोप होने का एक नियम क्या है? अगर आप परिवार से बिछड़ जाते हो, नहीं, क्यों नागरिकता खत्म होगी? भ्रमण के लिए विदेश जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप घूमने जाओगे नागरिकता थोड़ा ना खत्म कर देंगे। शिक्षा के लिए आप जा रहे हो, नागरिकता खत्म नहीं होगी। लेकिन अगर आपके ऊपर देशद्रोह का अपराध सिद्ध हो जाए, अगर आपके ऊपर देशद्रोह का अपराध सिद्ध हो जाए तो आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पाकिस्तान से भारत को आने वाले केवल उन नागरिकों को नागरिकता का अधिकार प्रदान किया जाएगा जिसके माता पिता या पितामह आदि का जन्म भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में हुआ था और जिसे 19 जुलाई 1948 से पहले प्रवचन किया गया, ठीक है। बताओ जी। चलो बढ़े आगे। हाँ, ये चीज किस में बताया गया है, कौन से आर्टिकल में बताया गया है? तो आप एक व्यक्ति जो है, थोड़ी देर पहले एक स्टूडेंट का मैसेज आया था कि सर आर्टिकल 6 को समझा दीजिए। वो आर्टिकल 6 यही है ना। ये 19 जुलाई 1948 के पहले अगर आप भारत आ गए हो, है ना, पाकिस्तान से भारत आ गए हो, आपके पिता या पितामह आदि का जन्म भारत में हुआ है, तो आर्टिकल 6 के तहत आपको क्या मिल जाएगा? आपको आर्टिकल 6 के तहत भारत की नागरिकता मिलेगी। मैं सारे आर्टिकल को एक बार शॉर्ट में समझा देता हूं आपको, ठीक है। आर्टिकल 5, 6, 7, 8 सबको, ठीक है। देखो आर्टिकल 5 क्या बोलता है, तो क्लियर दिख रहा है आपको? आर्टिकल 5 ये बोलता है कि संविधान जब लागू हो रहा है, इस समय कोई भी बच्चा भारत में पैदा हुआ है, कोई भी, या
26 जनवरी 1950 के बाद कोई भी बच्चा भारत में पैदा हो रहा है तो वो भारत का नागरिक कहलाएगा। ठीक है, आर्टिकल 6 और आर्टिकल 7 को एक साथ समझो। गदर मूवी देखे हो? गदर मूवी, उसमें एक डेट छपता है, ठीक है, और उसी डेट को लोग वापस आ जाते हैं, 19 जुलाई 1948। ठीक है, ये जो है ना पाकिस्तान से भारत आने वाले या भारत से पाकिस्तान जाने वाले, और फिर इसी डेट, मतलब जब देश आजाद हुआ दंगे हो रहे थे तो कुछ लोग पाकिस्तान चले गए बताए, लेकिन वहां उनका मन नहीं लगा, वो वापस आ गए भारत, तो उनके लिए आर्टिकल 7 है। लेकिन जो पाकिस्तान में ही रह रहे थे और भारत आ गए उनके लिए आर्टिकल 6 है। तो पाकिस्तान से भारत आने वाले ऐसे व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आए 19 जुलाई या 1948 या उससे पहले 6 माह भारत में रहने के बाद भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। आप 6 महीने रह के देख लो, अच्छा लग रहा है, भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, आवेदन कर दीजिए। और जो भारत चले गए थे, दंगे हो रहे थे, ठीक है, देश आजाद हुआ था, जो भारत से पाकिस्तान चले गए थे 19 जुलाई 1948 के पहले, कभी भी गए होंगे, 44 में गए, 45 में गए, 46 में गए, लेकिन भारत से गए लेकिन इनको मन नहीं लगा और वापस आ गए, लेकिन आने की अंतिम डेट थी 19 जुलाई 1948। इस डेट को अगर वापस आ गए, मात्र आपको 6 महीने भारत में रहना था और आपको भारत की नागरिकता मिल जाती। अब समझ में आया आर्टिकल 6 और आर्टिकल 7 का अब जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि ये सिर्फ 19 जुलाई 1948 को या उससे पहले जो भारत आए हैं पाकिस्तान से उनके लिए। आर्टिकल 6 उनके लिए जो डायरेक्ट पाकिस्तान में ही रहते थे, पाकिस्तान से भारत आए, और आर्टिकल 7 उनके लिए जो भारत से पाकिस्तान चले गए थे, मन नहीं लगा, वापस आ गए। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। 6 महीने रहने के बाद उनको भारत की नागरिकता दे दी गई थी, तो अब इस आर्टिकल का उतना वैल्यू नहीं है ना, ये उस समय के लिए था। नेक्स्ट, ये विलोपित क्वेश्चन है। नए राज्य के गठन की शक्ति किसके पास है? तो नया राज्य आर्टिकल 3 के तहत संसद बनाती है। संसद को यह अधिकार है कि वो नए राज्यों का गठन कर सकती है। ठीक है, आर्टिकल 3 के तहत। प्रोसेस आर्टिकल 4 में। अनुच्छेद 1 में यह घोषणा किया गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। आर्टिकल 1 हमको क्या बोलता है? आर्टिकल 1 अनुच्छेद नंबर 1 बोलता है इंडिया दैट इज भारत राज्यों का एक संघ होगा। ठीक है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। संविधान के किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? तो मैंने बताया अभी आपको, नया राज्य बनाने का अधिकार आर्टिकल 3 के तहत है। नया राज्य संसद जो है किसी भी को भी नया राज्य बना सकती है आर्टिकल 3 के तहत। ठीक है, किसी को भी नया राज्य बना सकती है आर्टिकल 3 के तहत। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया। मैं लास्ट में नागरिकता के जो संशोधन है ना उसको एक बार अच्छे से समझा दूंगा आपको, ठीक है, क्योंकि आप क्वेश्चन बनाते बनाते हो सकता है 5 साल 7 साल ऐसा हो गया होगा, लेकिन मैं लास्ट में एक बार अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, भारतीय संविधान में राज्यों के संघ की संकल्पना को कहां से लिया गया है? तो भारत राज्यों का एक संघ होगा, ये कहां से लिया गया है? अमेरिका से नहीं, ऑस्ट्रेलिया से नहीं, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से, ये सही है, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से लिया गया है इसको। भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने की शक्ति प्राप्त है? तो किसी राज्य की सीमा को बढ़ाना या घटाना, जैसे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया तो छत्तीसगढ़ नया राज्य बना, संसद को शक्ति प्राप्त है। मध्य प्रदेश का जगह कम किया गया ना भाई, मध्य प्रदेश का एरिया कम हुआ, मध्य प्रदेश को काटकर छत्तीसगढ़ अलग किया गया। ठीक है, सीधी सी बात है, बिहार को काटकर झारखंड को अलग किया गया, उत्तर प्रदेश को काटकर उत्तराखंड को अलग किया गया। तो ये शक्ति संसद के पास है, सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है संसद, किसी का भी बॉर्डर चेंज कर सकती है, किसी भी राज्य का, है ना। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के भाग 3 के अंतर्गत कितनी आंचलिक परिषद की स्थापित की गई थी? तो टोटल कितने आंचलिक परिषद स्थापित किए गए थे? तो टोटल उस समय 5 आंचलिक परिषद स्थापित किए गए थे। याद रखना, ये पांचों का आंचलिक परिषद का नाम आपको कमेंट करना है। चलिए, संविधान में यूनियन, ये छांटना पड़ेगा,
यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। तो भारत राज्यों का एक संघ है, इंडिया दैट इज भारत अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत राज्यों का एक संघ है, मतलब भारत को राज्यों से, भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है भाई। हमारे यहाँ अमेरिका में है, अमेरिका के जो राज्य है वो अमेरिका से अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ भारत में राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। ठीक है। एस के धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार पर अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। तो एक्स के धर जो कमेटी थी वो ये नहीं चाहती थी कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाए, लेकिन हुआ यही। ठीक है, ये एस के धर समिति नहीं चाहती थी वैसे तो, लेकिन हुआ यही। पंडित सरदार पटेल और नेहरू पट्टाधी सीतारामैया, है ना, जेवीपी, जे जवाहरलाल नेहरू, पी पटेल और सीतारामैया, पट्टाभी सीतारामैया, नहीं वल्लभ भाई पटेल होगा ना। जेवीपी तो याद आ रहा है मेरे को, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन के भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी। बिल्कुल, जेवीपी कमेटी जो बनी थी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए। लेकिन वो रामल्लू साहब जो है वो अनशन पर बैठ गए, आमरण मर जाऊंगा नहीं तो आंध्र प्रदेश अलग करो बताए, और फिर आंध्र प्रदेश अलग हो गया भाई। भारत का पहला राज्य जो भाषा के आधार पर अलग कर दिया गया तमिलनाडु से, वो था आंध्र प्रदेश। ठीक है, और फिर जब आंध्र प्रदेश अलग हुआ तो बाकी लोग चुप थोड़ी ना बैठेंगे, बाकी सब भी बस भाषा के आधार पर हमको अलग कर दो, भाषा के आधार पर हमको अलग कर दो। तो यहाँ पर ऑप्शन ए डी सही है भाई, सबके सभी पॉइंट सही थे यहाँ पे। 500 से अधिक रजवाड़ों के भारत के विलय के लिए कौन उत्तरदायी है? तो आप जान रहे हो देशी रियासतों के विलय पर सबसे ज्यादा योगदान आप किसका मानते हो? वल्लभ भाई पटेल का। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता के समय कुल कितनी रियासतों में का भारत में विलय हुआ था? तो भारत के स्वतंत्रता के समय तक 542 रियासतों को पटेल जी ने अंदर कर लिया था भाई, है ना, भारत में विलय कर लिया था। यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान के किस अनुसूची का संशोधन करना होगा? तो आप सभी जानते हो कि भारत का पहला, संविधान का पहला अनुसूची ये बोलता है कि भारत राज्यों का एक संघ है, तो पहले अनुसूची में संशोधन किया जाता है। वैसे अनुसूचियां 8 थी, वर्तमान में अनुसूचियां 12 है। भारत के संविधान में 22 भाग हैं और वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों का भारत में शामिल होना निलंबित किया गया? देखो भाई, यही 3 राज्य का टॉपिक जो है वो सब इंस्पेक्टर के सिलेबस में अलग से है ना, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। ये 3 राज्यों को मिलाने में भारत सरकार का पसीना छोड़ गया भाई। ठीक है, हैदराबाद, जूनागढ़ में पब्लिक वोटिंग के थ्रू, हैदराबाद में फोर्सी घुसा दिए थे, और जम्मू कश्मीर को अभी अमित शाह जी ने, है ना, आप जान रहे हो, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम लाया गया था 2019 में। ठीक है, संशोधन अधिनियम, और उसके तहत जो है जम्मू कश्मीर को भी भारत का एक राज्य, जैसे बाकी राज्य है वैसा राज्य बना दिया गया। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर को तो देख रहे हो कितने साल हो गए बताए, 2019 में ये चीजें बदल पाई। जूनागढ़, हैदराबाद के लिए भी बहुत मेहनत करना पड़ा, क्योंकि ये सब बड़ी बड़ी रियासतें थी। ठीक है, छोटी रियासतों को मिलाना आसान था, लेकिन जो बड़ी रियासतें थी इनके पास खुद की फौज हुआ करती थी। ठीक है, तो इनको मिलाने में बहुत ही मेहनत लगा भाई। इसलिए जूनागढ़ का भारत में कैसे विलय हुआ, हैदराबाद का कैसे हुआ और जम्मू कश्मीर का कैसे हुआ, इन तीनों पर सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, इन तीनों पर ही सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में क्वेश्चन बनता है और आपको भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अलग से सिलेबस में है, आजादी के बाद भारत का टॉपिक है ना, आजादी के बाद का भारत। ये पढ़ाया है मैंने, वैसे पूरा डिटेल में पढ़ाया है। ठीक है, कैसे कैसे मिलाया गया, क्या क्या हथकंडे अपनाए गए, ठीक है, किस तरह से मिलाया गया। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? तो मैंने आपको बताया, है ना, श्री रामल्लू जो है वो बैठ गए थे अनशन पे, और आंध्र प्रदेश को 1953 में भाषाई आधार पर गठित कर दिया गया। 1953 में भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में कब गठित किया गया था? तो 1953 में इसका गठन किया गया था। कब गठन किया गया था भाई? तो 1953 में इसका गठन किया गया था। किस राजधानी का नाम स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला गया? है ना, तमिलनाडु, जान रहे हो, मद्रास, चेन्नई हो गया, पश्चिम बंगाल
कोलकाता से कलकत्ता हो गया भाई। केरल, केरल का त्रिवनंतपुरम है ना, त्रिवेंद्रम। उड़ीसा का भुवनेश्वर का भुवनेश्वर ही है। तो उड़ीसा का नाम, उड़ीसा की राजधानी का नाम अभी तक नहीं बदला है, भुवनेश्वर का भुवनेश्वर ही है। ठीक है, अभी तक नहीं बदला गया। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? तो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में हुआ था, जिसमें यह बताया गया था कि 14 राज्य होंगे और 6 केंद्र शासित प्रदेश होंगे। वैसे 8 बोला गया था लेकिन बनाया गया था 6 ही। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन कैसे किया गया? तो 14 राज्य बनाए गए और 6 संघ शासित प्रदेश बनाए गए। मतलब 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। आज 14 राज्य बढ़कर कितने हो गए आप ही बताओ? 14 राज्य बढ़कर आज 28 राज्य हो गए और केंद्र शासित प्रदेश 6 से बढ़कर कितने हो गए? 8 हो गए। ठीक है, तो उस समय 1956 में 14 राज्य बनाए गए थे। कौन कौन से बनाए गए थे वो भी बता दूंगा। ठीक है, 14 कौन कौन से राज्य बताए गए थे ना। चलो देख ही लो, बाद में क्या देखोगे, अभी देख लो कि जो 14 राज्य बने थे वो कौन कौन से थे। ठीक है, ये देखो भाई, ये 14 राज्य थे उस समय। मैप से समझोगे? ये लो मैप से समझो। इतने बड़े बड़े राज्य बनाए गए थे भाई, 14 राज्य आप गिन सकते हो। ठीक है, जम्मू कश्मीर, पंजाब, सीधा राजस्थान, और ये गुजरात नहीं था भाई, सीधा बंबई था ये। ठीक है, गुजरात महाराष्ट्र ऐसा कुछ नहीं था, महाराष्ट्र बाद में बना है, गुजरात बाद में बना है, बंबई था। फिर सीधा मैसूर था, केरल, मद्रास, आंध्र प्रदेश तो बन गया था 53 में, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम, ऐसे 14 राज्य बनाए गए थे। क्या बोल रहे हो? सीजीपीएससी मेंस का भी कोर्स आपको 199 रुपए मिल जाएगा और उसकी क्लासेस भी अपडेट रहेंगी, अपडेटेड होते रहेंगी, है ना। अभी आपको रिकॉर्डेड वीडियो से पढ़ना होगा और उसका जैसे ही नया बैच चालू होगा तो लाइव क्लास मिलेगी, क्योंकि हमारे जो भी कोर्सेस में लाइव क्लास रहता है। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं, इतने बार क्वेश्चन भेजने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, हो गया बस, अब मत भेजो भाई। तो उसमें अपडेटेड आंकड़े आपको हर साल मिलेंगे ऐसा। ठीक है, तो ये 14 राज्य बनाए गए थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश कौन से बनाए गए थे? तो 6 केंद्र शासित प्रदेश जो बनाए गए थे वो ये थे, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश पहले केंद्र शासित प्रदेश था, पौंडीचेरी अभी भी है, अंडमान निकोबार अभी भी है, लक्षद्वीप अभी भी है, त्रिपुरा अब राज्य बन गया। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा, जो केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे उस समय, आज ये एक राज्य के रूप में। ठीक है, तो ये 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। राज्य बता दिया मैं आपको, जो 14 राज्य बनाए गए थे उनका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, 6 केंद्र शासित प्रदेश ये हैं और ये 14 राज्यों को अगर आप मैप से देखना चाहो तो कुछ इस तरह का नक्शा आपको दिखेगा कि ये 14 राज्य होंगे। ठीक है, चलो, बंबई था, है ना, बंबई था, ये बंबई था इतना बड़ा। फिर गुजराती लोग गुजरात अलग ले लिए, मराठी लोग महाराष्ट्र अलग ले लिए। देखना ना, अभी आगे समझाऊंगा ये सब चीज़ को, है ना, ये सब चीज़ को आराम से आपको समझाऊंगा कि कैसे हुआ ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये सारी चीज़ें को आराम से समझाऊंगा भाई। चलो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आर्टिकल 370 में संशोधन करके किस राज्य की विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया? तो आप जानते हो, जम्मू कश्मीर के विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया और कह दिया गया कि यहाँ अब सिर्फ विधानसभा होंगी, विधान परिषद नहीं होगा। और चुनाव भी हुए, आप जान रहे हो, है ना, यहाँ सरकार भी बन चुकी है जम्मू कश्मीर में अब। भारत के संविधान का अनुच्छेद 371 किसे असाधारण विशेषाधिकार प्राप्त करता है? याद रखना, आर्टिकल 371 नागालैंड से संबंधित है। आर्टिकल 371 जो है वो नागालैंड से संबंधित है। ठीक है, याद रखना है, आर्टिकल 371 जो है वो नागालैंड से संबंधित है। चलो आगे, आर्टिकल 371 में किस राज्य का उल्लेख नहीं है इसमें से?
तो आर्टिकल 371 में मध्य प्रदेश का उल्लेख नहीं है, महाराष्ट्र का उल्लेख है, गुजरात का उल्लेख है, कर्नाटक का भी उल्लेख है, लेकिन मध्य प्रदेश का उल्लेख नहीं है। याद रखेंगे, मध्य प्रदेश का उल्लेख इसमें नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद असम राज्य के लिए विशेष उपबंध करता है? तो नागालैंड तो 371 ए के तहत नागालैंड है। ठीक है, 371 ए के तहत नागालैंड है। तो असम के लिए आपसे पूछा है कि बताइए असम के लिए विशेष उपबंध किसमें है? ठीक है, असम के लिए विशेष उपबंध किसमें है? ठीक है, तो 371 ए में नागालैंड है, बी में असम है, सी में मणिपुर है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर आंध्र प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय है, फिर सिक्किम है, फिर मिजोरम है, फिर अरुणाचल प्रदेश है, फिर गोवा है, फिर कर्नाटक है। ठीक है, तो ऐसे पूरे आर्टिकल इसमें है ना। और 371 में महाराष्ट्र और गुजरात है। संविधान का फिर से क्लास मैं लूंगा 1 मई से, है ना। मैं तो पहले पढ़ा चुका हूं और फिर से क्लास लूंगा, तो उसमें क्या है, थोड़ा सा हम फास्ट ट्रैक भी चलेंगे और चीज़ों को, जो चीज़ें रह गई हैं वो अपडेट कर लेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो 371 बी में असम है, ए में नागालैंड है, यहीं पे याद कर लो नागालैंड। ठीक है, बी में असम, ठीक है, सी में मणिपुर और डी में आंध्र प्रदेश। ऐसे करके 4 तो याद कर लो पहले, बाकी बाद में देखेंगे। नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश। ई में भी आंध्र प्रदेश ही है। उसके बाद सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, ये सब है। लाइन से सबको बोलना पड़ेगा। चलो, EFGHIJ, लो भाई। ई में भी आंध्र प्रदेश का केंद्रीय विश्वविद्यालय है, तो ई को आंध्र प्रदेश ही रखना। ठीक है, एफ में सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, और फिर आएगा कर्नाटक, गोवा, कर्नाटक। अब बताओ महाराष्ट्र और गुजरात किस में है? तो याद रखना, आर्टिकल यहीं पे लिख लेना, अनुच्छेद 370 में है महाराष्ट्र एंड गुजरात। लो भाई, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मेहनत करा के ही मानोगे। ठीक है, तो अनुच्छेद 370 में है महाराष्ट्र और गुजरात, फिर नागालैंड, असम, मणिपुर और आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश। ई में भी आंध्र प्रदेश ही है। आंध्र प्रदेश का केंद्रीय विश्वविद्यालय की जो स्थापना है ना, वो है आंध्र प्रदेश में, है ना। आंध्र प्रदेश में जो केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है वो है आपका ई में। फिर FGHIJ, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, कर्नाटक। ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हो। ए का मतलब क, है ना, क ख ग घ अंगा, च छ ज झ और इया तक है भाई। ठीक है, च छ ज झ इया तक है। ठीक है, यहां से लिख सकते हैं अपन, यहां पे लिख देता हूं भाई, क ख ग और घ। 371 क ख ग घ। तो क ख ग में पहले 4 याद कर लो, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश। फिर इधर आंध्र प्रदेश का केंद्रीय विश्वविद्यालय, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, कर्नाटक। ठीक है, अब आगे बढ़े। चलो अब आगे बढ़ता हूं।
सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था 36वां संशोधन 1975, याद रखना 36वां 1975 के तहत पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। पूर्ण राज्य बोलेगा तो 36वां और सहसंबद्ध बोलेगा तो 35वां। कौन सा संशोधन सही नहीं है? संविधान के अनुच्छेद 370 के सभी खंड जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होंगे। ठीक है, तो मेरे को लग रहा है ये सही पॉइंट है। 370 का खंड 1 लागू रहेगा जो कहता है जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। स्थायी नागरिक का दर्जा प्राप्त कश्मीरी ही राज्य में जमीन खरीद सकेंगे। गलत, अब कोई भी जाकर जमीन खरीद सकता है। यही पॉइंट गलत है। ऑप्शन सी लेंगे आंसर। निम्नलिखित में से किसके माध्यम से सिक्किम भारत का सह राज्य बना? तो भारत का अगर सह राज्य बना पूछेगा तो 35वां संशोधन, एकदम क्लियर याद रखना, 35वां संशोधन 74 में हुआ था और इसके तहत सिक्किम को सह राज्य बनाया गया था 1 साल ट्रायल बेस पे। फिर उनको अच्छा लगा तो अगला संशोधन किया गया 36वां और 36वां संशोधन 75 में करके उनको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया। तो अभी आंसर आएगा ऑप्शन सी। पूर्ण राज्य बोलता तो ऑप्शन ए लेते। ठीक है, पूर्ण राज्य बोलता तो ऑप्शन ए लेते, अभी ऑप्शन सी आएगा। सिक्किम भारत का एक राज्य कब बना? तो अब यहाँ पे 35 और 36 में से छांटने का ऑप्शन है नहीं, तो आंसर आप क्या लोगे? 35वां। सिक्किम को लेकर जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो पूरे इसमें। ठीक है, 36वां रहता तो हम 36वां लेते। सिक्किम को कब शामिल किया गया भारत में संयुक्त राज्य के रूप में? तो यहां पे पूछ रहा है कि संयुक्त राज्य के रूप में कब शामिल किया गया। ठीक है, सिक्किम को संयुक्त राज्य के रूप में कब शामिल किया गया? तो राज्य के रूप में इसे 1975 में शामिल कर लिया गया। तो सह राज्य बोलता ना, तब 74 आंसर लेते। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? तो आप जानते हो सब, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन किया गया था। हरियाणा राज्य का गठन कब किया गया? तो हरियाणा 1 नवंबर 1966। याद रखना, मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956, हरियाणा 1 नवंबर 1966। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य जान रहे हो 1 नवंबर सन 2000। उत्तराखंड राज्य आप जान रहे हो सन 2000 में बनाया गया था उत्तराखंड को भी, है ना। छत्तीसगढ़ उत्तराखंड सी, इसके लिए याद रखना CUJ, है ना। सन 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड 3 राज्य बनाए गए थे। ठीक है, 3 राज्य बनाए गए थे। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ बन गया था। ठीक है, 1 नवंबर को कौन सा राज्य बना भाई? 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ राज्य बना। वैसे ही इसके लिए 84वां संशोधन हुआ था 2001 में, है ना। राज्य पहले बन गया था, संशोधन बाद में हुआ था 84वां। तेलंगाना राज्य आप जानते हो, तेलंगाना राज्य कब बनाया गया था? तो तेलंगाना राज्य बन गया था आपका 2014 में। ठीक है, तो तेलंगाना राज्य कब बनाया गया था? 2014 में, 2 जून 2014 याद रखेंगे, तेलंगाना राज्य बनाया गया। ठीक है, ये भारत का 29वां राज्य है, लेकिन जम्मू कश्मीर अब राज्य की श्रेणी से हट गया है, इस कारण अब भारत में 28 राज्य हैं। सही क्रम देखो भाई, सही क्रम की अगर हम बात करें तो याद रखना, देखो नागालैंड 1966 में बना, सॉरी नागालैंड 1963 में बना था, 66 में हरियाणा बना है, 75 में सिक्किम बना है और 87 में अरुणाचल प्रदेश बना है। 1987 में अमीगो याद रखना, अमीगो, है ना। अ से अरुणाचल प्रदेश, मी से मिजोरम, ठीक है, और गो से गोवा, ये 3 राज्य बने थे आपके 1987 में, है ना। 1987 में अमीगो, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा, ये 3 राज्य बने थे। सिक्किम में इतने देर से आपको बता रहा हूं कि सिक्किम 1975 में बना था, और नागालैंड अभी बताया, सॉरी हरियाणा अभी बताया 1966, 56 में मध्य प्रदेश, 66 में हरियाणा। जैसा बता रहा हूं ना, बस वैसा याद कर लो, तुरंत हो जाएगा। और नागालैंड 63 में बना है। इससे पहले कौन बना था? तो इससे पहले बना था महाराष्ट्र और गुजरात 1960 में, याद रखना। लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है ना, इसलिए वो पहले नहीं है। ठीक है, तो लगभग क्वेश्चन में नागालैंड ही पहला रहता है, क्योंकि 63 में ही बना था ना। ठीक है, जो बता रहा हूं वो याद रखोगे, आगे का क्वेश्चन बन जाएगा, एकदम आसान है। देखना, ये देखो भाई, अब इसमें से देख लो, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश सब बाद में बने हैं, मेघालय भी बाद में बना है 1972 में, महामैत्री, है ना। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, ये 1972 में बने। तो नागालैंड बना है 1966 में, मेघालय, महामैत्री 1972, याद रखना, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, जो बता रहा हूं बस वो याद कर लो। 1972 में महामैत्री, है ना, जैसे मेरे को याद है वैसे आपको भी याद हो जाएगा। 1972 में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा,
सिक्किम 1975, इतने बार से भी क्वेश्चन कराया हूं। अरुणाचल प्रदेश 1987, लेकिन 1987 में 3 याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा, ऐसे याद बोलना है, अमीगो, अमीगो बोलना है, ठीक है, क्या बोलना है, अमीगो। वैसी मैत्री याद रखना है, 1972 में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, मैत्री 1972। जैसा बोल रहा हूं तुरंत बोलकर देखो, 2-3 बार याद हो जाएगा, अभी याद हो जाएगा। निर्माण का सही क्रम, तो अब देखो भाई, हरियाणा से भी पहले जो बना था 1960 में महाराष्ट्र बना है, सॉरी राजस्थान तो उससे ही पहले बन गया था। 1956 का जो पुनर्गठन अधिनियम आया था, राज्य पुनर्गठन, तो 14 राज्य बनाए गए थे, उसमें राजस्थान भी था। महाराष्ट्र को बाद में बनाया गया 1960 में, क्योंकि उस समय बंबई बनाया गया था, महाराष्ट्र अलग नहीं हुआ था। 1960 में याद रखना, 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात को अलग कर दिया गया था। महाराष्ट्र एंड गुजरात 1960 में, और हरियाणा बना अभी बताया मैंने 1966। तो 56 में ही जब मध्य प्रदेश बना, राजस्थान भी उसी समय बना। 14 राज्य बने थे ना 1956 में, उसमें राजस्थान भी था, पढ़ाया था ना, याद करो। बताइए कौन सा असत्य है, मैसूर का नया नाम तमिलनाडु रखा गया, यही तो गलत है, पॉइंट है भाई, यही आंसर होगा। मद्रास का नाम तमिलनाडु रखा गया था ना, मैसूर नहीं, ठीक है, मैसूर तो इस पार है ना, कर्नाटक में है, ठीक है। गोवा को दमन दीव से अलग किया गया, सही। बंबई राज्य गुजरात और महाराष्ट्र में विभाजित किया गया, बिल्कुल। 1960 में बंबई को गुजरात और महाराष्ट्र में विभाजित कर दिया गया। हिमाचल प्रदेश पहले केंद्र शासित प्रदेश था। हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा, जब 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जा रहे थे, तो हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा दोनों केंद्र शासित प्रदेश थे। हिमाचल प्रदेश बाद में बना है ना राज्य, और त्रिपुरा 1972 बना है, मैत्री। और हिमाचल प्रदेश 71 में बना है, ठीक है, याद रखना है, हिमाचल प्रदेश 71 में बना है। जैसे मैत्री याद रखते हो ना, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा 1972 में बना है, 1 साल पहले हिमाचल प्रदेश बना है, उससे पहले वो केंद्र शासित प्रदेश था। भारत का एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है, कहां से, तो संसद में साधारण बहुमत से पारित होना जरूरी है। साधारण बहुमत पाना बहुत आसान है, ठीक है, साधारण बहुमत से पारित होना बहुत आसान है। संसद के नए राज्यों को बनाने की प्रक्रिया में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत है। संसद राज्य बना सकती है और मौजूदा राज्यों की सीमाओं नाम में फेरबदल कर सकती है। इस प्रकार कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के अतिरिक्त संसद में पेश नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के किसी विधेयक को राष्ट्रपति प्रभावित राज्य के विधानमंडल को निर्देश कर सकता है। इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के कार्यक्षेत्र में आएगी, गलत। संशोधन की जरूरत नहीं है नया राज्य बनाने के लिए। हालांकि संसद संशोधन कर देती है, लेकिन नया राज्य बनाने के लिए संशोधन की जरूरत नहीं है, याद रखना। कौन सा सही नहीं है, भारत में राज्यों उनके अपने संविधान नहीं हो सकते, ये सही है। राज्यों को संविधान बनाने का अधिकार नहीं है, संविधान भारत का चलेगा। जम्मू कश्मीर का अपना संविधान है, गलत। भारत में राज्यों को भारत संघ से पृथक होने का अधिकार नहीं है, सही। राज्य अलग नहीं हो सकते हमारे यहाँ। दिल्ली के मंत्रिपरिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या विधान परिषद, ये तो नियम है ना, 91वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में, उसके तहत तो ये नियम है। तो दूसरा पॉइंट बस यहाँ गलत है कि जम्मू कश्मीर के पास अपना संविधान है, गलत। जम्मू कश्मीर में भी अब भारत का संविधान चालू है, लग रहा है। 1960 के बाद कौन से राज्यों का गठन हुआ था, तो 1960 के बाद देखो भाई, हरियाणा 1966 में बना था, सिक्किम इतने देर से बता रहा हूं 1975, नागालैंड आपको बता चुका 1963 और मेघालय मैत्री मतलब 1972, मैत्री मतलब 1972। जमा लो भाई, पहले कौन सा आएगा, नागालैंड आएगा, फिर हरियाणा आएगा, नागालैंड, हरियाणा, मेघालय, उसके बाद सिक्किम, ऑप्शन सी आएगा। भारत में निम्नलिखित राज्यों के बनने के सही कालक्रम के अनुसार पहचानिए। तो 1953 में ही भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश पहले अलग हुआ था। 71 में हिमाचल प्रदेश बना, हरियाणा बना 1900, हरियाणा कब बना था जी, सिक्किम 1975 में बना था। हरियाणा और चंडीगढ़ एक साथ बने 66 में, है ना, 66, ठीक है, 66 में बने। नागालैंड 63 में बना था, हरियाणा 66 में बना था। जैसे 56 में मध्य प्रदेश, तो हरियाणा को 66, ऐसे ही तो याद रखते हैं। भारत संघ नहीं है, गलत। भारत एक संघ है भाई। किसी भी राज्य, क्षेत्र, सीमा, नाम उसकी सहमति के बिना परिवर्तित करने की शक्ति संसद को प्राप्त है, ये सही है। तो ए गलत, आर सही, ऑप्शन डी आएगा। ए गलत, आर सही।
संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए राज्य की सहमति की आवश्यकता है। राज्य के विधानसभा सदन की सहमति की जरूरत नहीं है, मुख्यमंत्री की भी जरूरत नहीं, राज्य की भी जरूरत नहीं। ऑप्शन डी आएगा। अगर सीमाओं को बदलना है तो राज्य की सहमति की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बताए संसद को। बिना सहमति के भी राज्य संसद क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है भाई, बिना सहमति के भी, याद रखना राज्य के सहमति की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, राज्य की सहमति की आवश्यकता नहीं है। राज्य माने तो भी ठीक, नहीं माने तो भी ठीक, उसका बॉर्डर कभी भी संसद बदल सकती है। ठीक है, ज्यादा फास्ट हो गया क्या भाई? भारत में संघ राज्यों का प्रशासन कौन करता है? तो आप जानते हो, अगर केंद्र शासित प्रदेश हैं तो केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन कौन संभालता है भाई? तो केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन जो है वो संभालते हैं राष्ट्रपति। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन जो है वो राष्ट्रपति संभालते हैं, याद रखना। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा संघ राज्य क्षेत्र नहीं है इसमें से, बताइए कौन सा संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? गोवा, क्योंकि अमीगो याद है 1987 बताया हूं मैं आपको। 1987 में आपको क्या याद रखना है? 1987 का आपको याद रखना है अमीगो। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा को राज्य बना दिया गया था, तो गोवा एक राज्य है भाई। गोवा क्या है भाई? तो गोवा एक राज्य है। गोवा एक राज्य है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र में शामिल नहीं है? तो संघ राज्य क्षेत्र में नागालैंड शामिल नहीं है, क्योंकि नागालैंड का गठन 1963 में किया गया था असम से अलग करके। आ ना करके याद रखना, आ ना, आ से असम, ना से नागालैंड। नागालैंड आ गया भाई, असम वहीं रहा। तो 1963 में नागालैंड। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया? तो 69 नंबर का संशोधन हुआ था, याद रखेंगे। कौन सा संशोधन हुआ था? 69 है ना, याद रखेंगे। 69 नंबर का संशोधन हुआ था। कब हुआ था? 1991 में हुआ था। ठीक है, और इसके तहत दिल्ली को 1991 है ना, 69वां संशोधन हुआ था 1991 में, और इसके तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। ठीक है, दिल्ली को क्या बनाएगा भाई? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा मिला, याद रखेंगे। संशोधन 1991 में हुआ था, और इसके तहत दो आर्टिकल 239 का और ख जोड़े गए थे। 239 का और ख जोड़े गए थे संविधान में, और इसी को जोड़कर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो है बनाया गया था। ठीक है, वर्ष 2020 दमन दीव को किस केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत मिला दिया गया? तो 2020 में क्या किया गया आपको पता है ना? तो 2020 में दमन दीव को दादरा नागर हवेली में मिला दिया गया। 2020 में क्या हुआ भाई? दमन दीव को दादरा नागर हवेली में मिला दिया गया। ठीक है, 2020 में। और अब दमन दीव और दादरा नागर हवेली एक केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत लद्दाख में लोकसभा की कितनी सीटें निर्धारित की गई है? तो लद्दाख में टोटल लोकसभा की सीटें होंगी 1। लद्दाख में टोटल लोकसभा की सीटें होंगी 1। लद्दाख के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लद्दाख में विधानसभा का गठन होगा? नहीं, जम्मू कश्मीर में होगा। लद्दाख की विधायिका दिल्ली विधायिका की तरह कार्य करेगी? गलत, विधायिका रहेगी ही नहीं। लद्दाख में कोई विधानसभा नहीं होगी, ये सही। लद्दाख पर केंद्र सरकार का नियंत्रण नहीं होगा? गलत, लद्दाख पर केंद्र सरकार का नियंत्रण होगा, क्योंकि जो भी केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वो राष्ट्रपति के माध्यम से केंद्र सरकार ही संचालित करती है। ठीक है, शासन वो राष्ट्रपति कहलाता है। ठीक है, राष्ट्रपति का शासन होता है।
क्लियर है मामला। तो लद्दाख में कोई भी विधानसभा नहीं होगी। चले आगे बढ़े। हाँ, राष्ट्रपति के हिसाब से चलता है, ठीक है। ये देखो, जैसे ये नोट्स में लिखा है सब चीज, है ना, ये सारी चीजें नोट्स में लिखी हुई है। ये देखो आर्टिकल 3 देख लो, है ना। आर्टिकल 3 के तहत नए राज्यों का गठन होता है भाई। आर्टिकल 3 के तहत ही क्या होता है, तो नए राज्यों का गठन होता है आर्टिकल 3 के तहत। और संसद किसी भी राज्य का नाम, ठीक है, किसी भी राज्य का संसद किसी भी राज्य का नाम, क्षेत्र और सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है और नाम बदला जा सकता है। इसीलिए 1950 में संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया संसद ने आर्टिकल 3 के तहत। उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा कर दिया 2011 में। राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकता है या राज्य के क्षेत्र को घटा सकते हैं। इसीलिए आप देखोगे कि राज्य के क्षेत्र को घटाना मतलब नए राज्यों का गठन। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग किया गया, बिहार से झारखंड को अलग किया गया, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग किया गया। क्योंकि संसद जो है नया राज्य बना सकती है, संसद जो है सीमा बढ़ा सकती है और सीमा घटा भी सकती है। संशोधन आवश्यक नहीं है नए राज्य के गठन के लिए, ठीक है, ये याद रखना है। इसके अलावा आर्टिकल 2 के तहत क्या होता है देखना। आर्टिकल 2 के तहत विदेशी क्षेत्रों का भारत में प्रवेश। कैसे विदेशी क्षेत्र को भारत सरकार अपने अंडर कर सकती है, तो आप जान रहे हो कि जो 100वां संशोधन हुआ था 2015 में, है ना, 7 जुलाई 2015 को जो 100वां संशोधन हुआ था 2015 में, इसके तहत बांग्लादेश से 51 गांव भारत ने लिए और बांग्लादेश को 111 गांव दिए, है ना। बांग्लादेश को 111 गांव भारत ने दिए, ये आप रखो, आपके तरफ का है, और 51 गांव जो हमारे तरफ का है वो हमको दे दो। तो 51 गांव बांग्लादेश से लिए भारत ने और 111 गांव दिए, है ना, दानी है, हम लोग ज्यादा देंगे, ठीक है। और 100वां संशोधन हुआ था 2015 में। इससे किसी राज्य का गठन नहीं होता है। जो भी गांव लिए वो कलकत्ता और ये सब मतलब पश्चिम बंगाल और बाकी जो राज्य हैं उनमें बांट दिए गए, मतलब आसपास के जो भी रहे होंगे, ठीक है। जैसे हमने मतलब फ्रांस से पौंडीचेरी को लिया, क्योंकि पौंडीचेरी में कब्जा था फ्रांसीसियों का। हमने गोवा को पुर्तगालियों से लिया आर्टिकल 2 के तहत, क्योंकि आर्टिकल 2 के तहत किसी भी विदेशी क्षेत्र को हम अपने में मिला सकते हैं। तो पौंडीचेरी फ्रांसीसियों के पास था तो उससे हमने लिया, गोवा पुर्तगालियों के पास था उससे हमने लिया, सिक्किम को स्वतंत्र रूप से हमने मिला लिया, ठीक है, सिक्किम को स्वतंत्र रूप से हमने मिला लिया। और ये सब करने के लिए संविधान संशोधन की जरूरत पड़ती है। इसीलिए गोवा को 1961 में 12वां संशोधन करके हमने मिलाया था, और सिक्किम को अभी कितने देर से मैं आपको बता रहा था कि 36वां संशोधन हुआ था 1975 में, और 1975 के 36वें संशोधन से सिक्किम को भारत में मिलाया गया था, ठीक है। तो ये याद रखना है, ये सब की शक्ति संसद को प्राप्त है, इन सब की शक्ति संसद को प्राप्त है। एसआई का ऑनलाइन क्लास का फीस, एसआई एडीओ परिचारक, पीएससी व्यापम, मेंस प्री, सब का कोर्स का रेट आज के डेट में 199 रुपए है। आज ऑफर का लास्ट डेट है, ठीक है। तो नवरात्रि ऑफर का आज लास्ट डेट है भाई, ठीक है। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। किसी को भी बुक खरीदना है, कोई सा भी बुक ऑर्डर करना है ना, कोई सा भी बुक, है ना, नेशनल लेवल का हो, किसी भी एकेडमी का हो, हमारे एकेडमी का हो, इस नंबर पे ऑर्डर कर सकते हो। और ऑनलाइन से संबंधित जो भी जानकारी चाहिए आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए। वैसे कोर्स का प्राइस 199 रुपए है और टेस्ट सीरीज 49 रुपए का है, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आर्टिकल 4 समझाता हूं आपको, ठीक है। थोड़ा सा
आर्टिकल 4 जो है वो नए राज्यों के गठन के संदर्भ में अनुच्छेद 3 के संदर्भ में क्या है, तो यहां पर जो लिखा है वो आप पढ़ते रहना। देखो, राष्ट्रपति किसी भी राज्य को बनाने के लिए एक प्रस्ताव तैयार करेगा। राष्ट्रपति एक डॉक्यूमेंट तैयार करेगा, उसको संसद के समक्ष रखेगा। संसद क्या करेगी, उसको संबंधित विधानमंडल को भेजेगी। अब विधानमंडल के पास दो ऑप्शन है, उस राज्य के पास दो ऑप्शन है, रिप्लाई करे या ना करे। अगर रिप्लाई करती है तो संसद उस पर विचार करेगी, संशोधन करेगी, करना होगा तो, नहीं तो पास तो होगा ही। ठीक है, अगर राज्य रिप्लाई ना करे तो संसद फिर से एक डॉक्यूमेंट रेडी करेगी और उसको सीधा पास कर देगी। राज्य की क्या बोलते हैं, राज्य के मन की जरूरत, या बोल सकते हैं राज्य के रिप्लाई की इसमें जरूरत नहीं है ना। मतलब आपको राज्य की इच्छा हो चाहे ना हो, किसी भी राज्य के, जैसे छत्तीसगढ़ को अलग करना था, तो मध्य प्रदेश अगर ये चाहता कि छत्तीसगढ़ अलग ना हो तो भी कुछ नहीं होता। ठीक है, मतलब मध्य प्रदेश के राज्य विधानमंडल से ये बोला जाता कि छत्तीसगढ़ को अलग नहीं करना चाहिए, तो भी संसद के पास ये शक्ति प्राप्त है कि वो अलग कर देगी। ठीक है, तो राज्य जो है इस चीज पर बाध्य नहीं कर सकती संसद को। ठीक है, राज्य इसीलिए बोलते हैं कि संसद को शक्ति प्राप्त है। किसको शक्ति प्राप्त है भाई? अगर राज्य विधानमंडल जवाब दे तो संसद उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है, और अगर जवाब ना दे तो इस बार संसद डॉक्यूमेंट रेडी करेगी और सीधा नया राज्य बना देगी। तो राज्य के विधानमंडल का यहां पर कोई रोल नहीं है, समझ गए? अगर किसी भी राज्य को बनाना है। ठीक है, ये सब मैंने थ्योरी क्लास में समझाया है आप सभी को कि राज्य, हमारा देश एकात्मक यूनियन कैसे है और परिसंघात्मक कैसे है, ये सारी चीजों को मैंने बता दिया था। वर्तमान में आप जान रहे हो 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश है ना हमारे पास। ये बता देता हूं, जब राज्य बनाए जा रहे थे तो सबसे पहले भाषा के आधार पर, है ना, 1912 में जब अंग्रेज थे तो भाषा के आधार पर राज्य बनाना चाहिए था, ये कहा था। 1920 में एस के धर कमेटी बना था, लेकिन इसकी सिफारिशें नहीं मानी गई। इन्होंने, ये भाषा के पक्षकार नहीं थे। जेबीपी कमेटी 1948 में बनी, इन्होंने भी कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन इनकी बात भी नहीं मानी गई। ठीक है, क्योंकि हर कोई ये चाह रहा था कि भाषा के आधार पर राज्य का गठन हो। और 1952 में जब आम चुनाव हुए, श्री रामल्लू का आमरण अनशन हुआ, 56 दिनों तक ये अनशन पर बैठे हुए थे। ठीक है, और फिर 56 दिनों तक, समझ रहे हो, कोई अनशन में बैठेगा तो उसका क्या हाल होगा। बस तुरंत आंध्र प्रदेश को मिल गया भाई। तो इनका ये त्याग था कि आज आंध्र प्रदेश जो है तमिलनाडु से भाषा के आधार पर अलग हो गया 1953 में 1 अक्टूबर को। फिर राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया 1953 में, और इसके अध्यक्ष थे फजल अली। इसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे। ये आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसने कहा कि 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाने चाहिए, है ना। और आप जान रहे हो संसद तो संशोधन कर ही सकती है, तो संसद ने इसमें थोड़ा संशोधन कर दिया। 7वां संशोधन 1956 में आया, और इसके तहत 14 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 6 बनाए गए। तो 6 केंद्र शासित प्रदेश मैंने आपको बता ही दिया है कि दिल्ली, पौंडीचेरी, अंडमान, लक्षद्वीप और त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश, ये सब केंद्र शासित प्रदेश थे, जिसमें हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा आज वर्तमान में राज्य है, पहले केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है, हिमाचल प्रदेश 71 में बना और त्रिपुरा 72 में बना। और ये वो 14 राज्य हैं जो उस समय थे। उस समय बंबई प्रांत हुआ करता था, बंबई। ठीक है, महाराष्ट्र और गुजरात नहीं। महाराष्ट्र गुजरात 1960 में बने। ठीक है, फजल अली आयोग भी कहते हैं उसको। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? फजल अली आयोग भी कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। चलो ठीक है, याद रखना है। हाँ भाई, तो मैंने कोशिश किया आपको कि संघ राज्य क्षेत्र में आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4, आर्टिकल 1 को समझाने का। आर्टिकल 5, 6, 7 तो मैं आपको बता ही दिया था। 8 और 9 बच गया था ना, 8, 9, 10। चलो 8, 9, 10 को बता देता हूँ। आर्टिकल 5 बता दिया था, 6, 7 भी बता दिया था, है ना। आर्टिकल 8 क्या बोलता है, आर्टिकल 9 क्या बोलता है और आर्टिकल 10 क्या बोलता है। आर्टिकल 8 हमको बोलता है विदेशों में रहने वालों की नागरिकता। आर्टिकल 8 हमको बोलता है विदेशों में रहने वालों की नागरिकता। ये आर्टिकल 9 बोलता है नागरिकता का समाप्त होना। नागरिकता 5 तरीकों से समाप्त हो सकती है,
और वो 5 काम मत करो, आर्टिकल 10 के तहत नागरिकता आपकी समाप्त नहीं होगी। ठीक है। और आर्टिकल 11 बोलता है कि नागरिकता के संबंध में कोई भी कानून बनाना है तो उसकी शक्ति संसद के पास है। 11 ये बोलता है। तो देखो आर्टिकल 5, 6, 7 बता दिया था, 8 विदेशों में रहने वालों के लिए है, और 9 आर्टिकल समाप्त होना। तो आर्टिकल 9 बोलता है कि आपके नागरिकता कैसे समाप्त होगी। तो 5 काम आप अगर करते हो, स्वेच्छा से नागरिकता छोड़ दोगे तो भी नागरिकता खत्म, दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लोगे तो भी नागरिकता खत्म, मिथ्या सूचना के आधार पर आपका नागरिकता, झूठ बोलकर नागरिकता ले लियो तो भी नागरिकता खत्म, देशद्रोह सिद्ध हो जाएगा तो भी नागरिकता खत्म हो जाएगा, 7 साल से ज्यादा आप विदेशों में रह रहे हो तो भी नागरिकता खत्म हो जाएगा। और ये 5 काम मत करो, आर्टिकल 10 के तहत आपकी नागरिकता कभी खत्म नहीं होगी। ये 5 काम मत करना भाई। और आर्टिकल 11 संसद की शक्ति है, इसीलिए संसद ने भारतीय नागरिकता अधिनियम बनाया था 1955 में, और वर्तमान में इसी अधिनियम के तहत नागरिकता दी जाती है। और अभी वर्तमान में नागरिकता संशोधन 2019 इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि नागरिकता में जो संशोधन लेटेस्ट 2019 में हुआ है वो आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है। तो ये आपको 1955 वाला याद रखना, भारतीय नागरिकता अधिनियम बनाया क्योंकि संसद को कानून बनाने की शक्ति है, इसीलिए संसद ने नागरिकता के लिए भारतीय नागरिकता अधिनियम बनाया था 1955 में। समय समय पर संशोधन करते रहती है संसद। ठीक है। और इससे ज्यादा डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो एप्लीकेशन से आप क्लास ज्वाइन करिएगा, थ्योरी क्लास, उसमें मैंने डिटेल से आपको नागरिकता के बारे में, मतलब संविधान को बिल्कुल डिटेल से समझाया है। मेरे ख्याल से एक बार में ही आपको, मैंने जो पढ़ाया है उससे आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा। ठीक है। बाकी आज के क्लास में भी मैंने कोशिश किया है कि नागरिकता भाग 1 संघ राज्य क्षेत्र और नागरिकता को लेकर एक मोटा मोटी थिंकिंग आपके दिमाग में बन जाए, ये मैंने पूरा कोशिश किया है। नेक्स्ट क्लास मौलिक अधिकार की होगी, तैयार रहिएगा, कल ही होगी उसकी क्लास। ठीक है। तब तक के लिए सबको जय हिंद।